नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक पुरानी गजल है, आपने जरूर सुनी होगी, बहुत खूबसूरत गजल है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बहुत खूबसूरत गजल है। लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी के बंगाल में यह गजल आजकल कुछ यूं गिनगिनाई जा रही है। तुम इतना क्यों घबरा रही हो, हरी फाइल में क्या छुपा रही हो। जी हां, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, हरी फाइल में क्या छुपा रही हो। पश्चिम बंगाल में इन दिनों गजल के बोल कुछ यूं गुनगुनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, उस निजी कंपनी पर ईडी छापा मारती है। ईडी को यह संदेह है कि निजी कंपनी का कोल स्कैम से कोई संबंध है। अब सोचिए कि निजी कंपनी पर ईडी छापा मारती है, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को यह मालूम पड़ता है, वो नंगे पैर अपनी पुलिस, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर दौड़ पड़ती हैं उस निजी कंपनी के दफ्तर पर जहां ईडी का छापा चल रहा होता है, और अंदर घुसकर एक हरे रंग की फाइल जो है वो उठाकर भाग जाती है। अब इसीलिए मैंने कहा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, तुम इतना क्यों दौड़ लगा रही हो, हरी फाइल में क्या छुपा रही हो। देश को जानने का हक है भाई ये, कि उस हरी फाइल में ऐसा क्या था जिसको ममता बनर्जी अपने सीने से लगा कर ले उड़ी, और वो भी एक निजी दफ्तर से, एक निजी कंपनी के दफ्तर से। बंगाल में इसको लेकर बवाल हो गया। पहले ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी अपने ही स्टेट में, और ये पहले मर्तबा नहीं है। उनको अपने ही राज्य में, अपने ही शासन में, अपने ही शासन के समय सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का उनका पुराना तजुर्बा है। उसके बाद बीजेपी सड़क पर उतर गई। ममता बनर्जी कह रही है कि ईडी जो है वो दरअसल भेज दी गई है क्योंकि वहां चुनाव है। हालांकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर, वो सवाल उठाएंगे हम। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव है इसलिए ईडी भेज दी गई है। लेकिन ईडी कह रही है कि भाई हमने तो ममता बनर्जी के लोग को या टीएमसी को थोड़ी छापा मारा, हम तो दरअसल एक निजी कंपनी का छापा मारने गए थे, और क्योंकि उनके खिलाफ कोल स्कैम के लेकर कुछ उनके ऊपर आरोप है, कुछ संदेह है, अब ईडी को तो काम करने देना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब सड़कों पर लड़ाई हो रही है। सरकार का कहना है, ईडी का कहना है कि दरअसल एक कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अब मामला आज कोर्ट में पहुंचा था, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो पुलिस लेकर गई थी वो प्राइवेट निजी कंपनी के दफ्तर में छापे मारने के लिए, तो अब वहां पर ईडी और बंगाल की पुलिस आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ 2 एफआईआर लिखवा दी है। ईडी कह रही है कि भैया सबूत लेके उड़ गई, सबूत दे, और इसको लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन जो हंगामा सड़कों पर हो रहा है, सोचिए, ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी का बंगाल है। जो हंगामा सड़कों पर हो रहा है वो वकील साहब ने कोर्ट में कर दिया। अब वहां पर कोर्ट की कार्रवाई भी जो है स्थगित करनी पड़ी। ना ईडी पश्चिम बंगाल में जाकर के एक निजी दफ्तर के, निजी कंपनी के दफ्तर में छापा मार सकती है, ना कोर्ट में जाकर के शिकायत कर सकती है। ये कैसा बंगाल है। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है कि आखिर ऐसा उस फाइल में क्या है। ममता बनर्जी कह रही है भाई वो तो हमारे चुनाव के, हमारे चुनाव विश्लेषण, चुनाव का हमारी तैयारी करवाने वाली कंपनी है, और हमने उसमें चुनाव को लेकर कुछ सीक्रेट्स रखे हुए थे कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब देश की जनता को यह भी समझना है कि पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा क्या सीक्रेट होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो कौन से राज होते हैं लोगों का वोट लेने के लिए, कौन से सीक्रेट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मुझे तो लगता है यह भी देश के सामने आना चाहिए। तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि दरअसल वो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी ले उड़ा, और स्ट्रैटेजी क्या है वो अगर लेके चले गए तो उससे ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी। इसलिए उन्होंने जाकर जो है वो पूरी की पूरी फाइल उठा ली, चुराना नहीं कहना चाहिए, उठा ली, उठा के भाग गई।
आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, भ्रष्टाचार से लड़ाई, ममता क्यों घबराई। क्या यह भ्रष्टाचार से लड़ाई है, और लड़ाई है तो ममता क्यों घबराई हैं, क्यों सड़क पर उतर आई हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे, इन सब पर दो टूक करेंगे। उससे पहले सुनिए ममता बनर्जी के लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है, और कांग्रेस, दो कांग्रेस हैं, दोनों कांग्रेस को सुनाता हूं। मैंने कहा दो कांग्रेस है। जब बंगाल की बारी आती है तो वहां पर दो कांग्रेस होती है, एक सोनिया गांधी की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, लेकिन बंगाल की कांग्रेस अलग है, दिल्ली की कांग्रेस अलग है। तो इस देश में वैसे कई कांग्रेस हैं, दो कांग्रेस के बयान भी सुनवाता हूं, सुनिए जरा। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य, इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं है, डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। प्राइवेट कंपनी और तृणमूल कांग्रेस का क्या रिश्ता है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी सारे फाइल लेके दौड़ते हैं, पुलिस वाले अपने गाड़ी में सारे लाद करते हैं फाइलों। इसके पीछे राज क्या है, इसको देखना चाहिए। आईपैक का काम सरकार गिराने, सरकार बनाने में माफियाओं से पैसे लेकर काम करने का है। और यही कारण है कि पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि 542 करोड़ रुपए तमिलनाडु का लॉटरी किंग बंगाल में क्यों पैसे लगाता है। तो ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें कि माफिया तत्व हैं, ममता बनर्जी हैं, और यही कारण था कि ममता बनर्जी दौड़ के गई और एक व्यक्ति का हार्ड डिस्क उठाना, कागज उसके उठाना, यह बताता है कि ममता बनर्जी माकूल माफियाओं के साथ हैं। केंद्रीय सरकार, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ ऐसे तरीके से बात होता है। वो खुद बोलते हैं मेरे साथ कोई अपमान करते हैं, बंगाल में अपमान करते हैं, बंगाली भाषा का अपमान करते हैं, लेकिन उनका भाषा एक बार सुनिए जैसे तरीके से वो अपमान करते हैं। तो चलिए आज इसी पर दो टूक डिबेट हो जाए। तुम इतना क्यों दौड़ लगा रही हो, हरी फाइल में क्या छुपा रही हो। आज इसका खुलासा करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी। सोफिया खान मेरे साथ जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सोफिया खान जी। तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रकाश चंडालिया जुड़े हैं,
पश्चिम बंगाल के पत्रकार हैं, महानगर के संपादक हैं। वैसे एक परिचय मैंने तहसीन पूनावाला जी का राजनीतिक विश्लेषक दिया और मैंने आपसे कहा था कि बंगाल में 2 कांग्रेस हैं, तहसीन भाई की एक तीसरी भी कांग्रेस है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले 1.5 मिनट जो है सोफिया खान जी, विजय शर्मा जी, आप दोनों को, और उसके बाद जो है मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सोफिया खान जी, 1.5 मिनट आपके। उस हरी फाइल में ऐसा क्या है भाई? ममता बनर्जी जिस तत्परता से मतलब अपनी पुलिस लेकर वहाँ पहुँची, हरी फाइल को लेकर जिस तरह से, और जैसे उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं एकदम सीने से लगाया उस हरी फाइल में, ऐसा क्या है उस हरी फाइल में, क्या छुपा रही हैं? सबसे पहले आपके शायरी के लिए वाह 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 वाह। एक शायरी से मैं भी शुरू करूंगी कि ये भाजपा के लिए है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो इसको थोड़े दूसरे तरीके से बोला जाए, ईडी भी तुम्हारा है, सीबीआई भी तुम्हारा है, संस्थाएं भी तुम्हारी हैं, तो तुम जो चाहो वो कर लो, सारे जो सिस्टम्स हैं वो तुम्हारे हैं। देखिए फाइल में मैं बार बार क्या कहूं, ममता बनर्जी और हमारे जितने भी सांसद हैं उन्होंने बार बार वो आकर मीडिया चैनलों में बोल रही हैं कि उसमें देखिए आईपैक जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस के लिए। वो एक स्ट्रैटेजी, एक कंसल्टेंट कह सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये बहुत खुली खुली बात है, सब जानते हैं। तो आज 6 इनका कहना है कि कोल स्कैम को लेकर आज उन्होंने छापा, कल जो है वो छापा मारा कोल स्कैम को लेकर, जो 6 साल पुरानी घटना है। अचानक से इलेक्शन के 2 महीने पहले इनको याद आता है कि आईपैक का भी एक दफ्तर है जहां पर हमें जाना चाहिए, छापे मारने चाहिए और फला ढका जो भी है वो करना चाहिए। ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं अपने मतलब आईपैक की नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को अगर ले लेती हैं और अपने अंडर में ले लेती, क्योंकि देखिए अभी जो चीजें चल रही हैं, विपक्ष के लिए जो ईडी बार बार भेजा जा रहा है पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं, तो अभी ईडी से भरोसा जो है खुली खुली तौर पर मैं कह रही हूँ उठ चुका है। संस्थाओं से जो भरोसा है वो उठ चुका है, सभी पार्टियों का लगभग, भाजपा को छोड़कर। तो ऐसे में ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात है कि ममता बनर्जी ने किसी पर भी भरोसा नहीं किया और वो जाकर खुद उन्होंने अपने फाइल्स को सेव करने की कोशिश की। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। और अगर लगता है कि वो किसी तरीके से उन्होंने कोई असंवैधानिक कोई काम किया है, तो उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है, और ऑब्वियसली उसके लिए इन लोगों ने केस भी किया है। तो आगे मुझे लगता है कि आपके 1.5 मिनट, अगर आपको लगता है तो आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। मैं विजय शर्मा जी, फिर से चुनाव जैसे ही आते हैं ईडी एक्टिव हो जाती है। ये ईडी और चुनाव का क्या रिश्ता है भाई? बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, वहां ईडी एक्टिव हो गई। ये हमेशा ईडी चुनाव के समय एक्टिव होती है, बाकी उसके बाद सो जाती है। ये क्या है, ऐसा क्यों भाई? देखिए प्रतीक जी, इसकी 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये 2020 से मामला चल रहा है, इस मामले को चुनाव से जोड़ना बिल्कुल गलत है। और आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा किस तरह से हर 2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं छापे पड़ते रहते हैं, जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। और आपने देखा होगा 40-50 करोड़ कैश मिला था एक मंत्री के यहाँ, इनके यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाले में। वो पूरे देश ने देखा, मशीनें थक गई, मशीनें गर्म हो गई पैसा गिनते गिनते। तो ये घोटाले देश के सामने है। तो मैं ये कहता हूं प्रतीक जैन, मैं एक मतलब की बातें करता हूं, आप मुझे बताइए, तथ्य पे मैं पूछता हूं इनसे कि प्रतीक जैन है कौन? उसको देश के किसी संवैधानिक संस्था या किसी कहीं से भी, कोई भी देश में किसी तरह की कोई इम्यूनिटी प्राप्त है क्या कि वहां अगर वो असंवैधानिक कार्य करते हैं या कोई ईडी का एस्पेक्ट मिलता है, अवैध लेन देन का मिलता है, और ईडी वहां कानूनी तरीके से सर्च करने जाती है, तो उस आदमी के यहाँ जो मुखिया हैं, जो होम मिनिस्टर भी हैं उस प्रदेश की, वो जाके पेपर छीन लेती है, दस्तावेज छीन लेती है, धमकाती है, डराती है, और अपने राज्य के डीजीपी को ले जाके, कोलकाता के वहां पुलिस कमिश्नर को ले जाके। तो भाई ये तो मैंने विचित्र है, ये देश के लिए गंभीर बात है, इस पे विचार करना होगा। अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये बात एक अलग है कि वहां इनके लिए रणनीति बनाते थे। अब मुझे बताइए प्रतीक जी, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी का काम करती है, क्या वो कानून से ऊपर करती है, कानून से अलग करती है, इलीगल करती है? क्या संविधान में उसको कोई इम्यूनिटी मिली हुई है कि उसके ऊपर छापा नहीं पड़ सकता? क्या उसके जो गलत कार्य हैं उनको कोई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है? क्या आप नहीं जाओ वहां? अगर उसके घर और दफ्तर पे छापे पड़ते हैं तो आपको ठीक है। आपके 1.5 मिनट शुरुआती खत्म हुए, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो कंपनी
प्राइवेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप जो कह रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाती है। अब आप लोग ममता बनर्जी को इतने समय से हरा नहीं पा रहे हैं, हर चुनाव में जो है, हर बार विधानसभा चुनाव में, तो इस बार क्या बीजेपी जो आरोप है आपके ऊपर कि भाई बीजेपी ममता बनर्जी की टीएमसी की स्ट्रैटेजी को चुराने के लिए वहां गई थी, ताकि उनकी स्ट्रैटेजी पता चले और उनको विधानसभा चुनाव में हराया जा सके। अब ये क्या बात हुई कि भाई आप स्ट्रैटेजी क्यों चुराना चाहते हैं भाई दूसरी पार्टी की? अशोक जी, जो ये प्रतीक जैन है, इनके ऊपर 10 करोड़ के आसपास का लेन देन का जो है वो आरोप है, जो पहले 2020 में छापा पड़ा था, जो कोल माइनिंग का है, अवैध रूप से कार्य करते हैं, और ये कार्रवाई आज से नहीं 2020 से चल रही है। अरे 2020 से चल रही है सर, लेकिन 2026 में सीधा सीधा अब तो 2020 से चल रही है, तो 6 साल बाद क्यों? टाइमिंग इस पर सवाल उठ जाते हैं ना। तो प्रतीक जी मुझे बताइए, 5 साल सर, मेरा नाम अशोक है सर, प्रतीक नहीं है। सॉरी माफ कीजिए अशोक जी, सॉरी। अशोक जी मुझे बताइए, 5 साल में कौन से ऐसे 3 महीने जब चुनाव नहीं होता है? लोकसभा के, विधानसभा के, आपके पंचायतों के, जिला परिषद के, बीडीसी के, हर 3 महीने में चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब जांच एजेंसियों को घर बैठा देते हैं। भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है, किसी ना किसी प्रदेश में होता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में होता है। तो जांच एजेंसियां, चुनाव होता है, घर बैठ जाए, और वहां जो अवैध लेन देन हो रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, जो कानून अवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको एक परमिशन दे दी जाए, लाइसेंस दे दिया जाए, और सिर्फ इसकी पीठ में बैठ जाए ये। अरे आप मुझे बताइए, पहला कार्य थोड़ी है ईडी का। ईडी ने 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में कहे तो मैं गिनवा देता हूं आपको, कितने सारे कार्य किए, छापे डले हैं, वहां पैसे कैश मिला है। ठीक है, ये गलत शाजिया जी, ये माफ कीजिएगा मैं भी गलत हो गया। सोफिया जी सोफिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई, ये कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है भाई चुनाव की? मतलब चुनाव की ये देश को भी पता चले स्ट्रैटेजी क्या होती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे व्यूअर ये भी सुने, ये आजकल चुनाव को स्ट्रैटेजी बनाने वाली, मतलब लोकतंत्र को क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाली कंपनियां चलाएंगी, स्ट्रैटेजी बनाने वाली। और जिस आईपैक का जिक्र हो रहा है ना, उस आंध्र प्रदेश के एक नेता ने यह दावा किया है, ऑन रिकॉर्ड दावा किया है। उन्होंने कहा जो आईपैक कंपनी है, जब जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में चुनाव हारे थे ना, तो आईपैक जो कंपनी है, इसने 10 साल पहले एक चुनाव लड़वाकर जिताने के लिए 545 करोड़ का ठेका लिया था। 10 साल पहले 545 करोड़। अगर ऐसा है तो फिर सवाल है, हम लोग किस तरह की डेमोक्रेसी में जीते हैं? यहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगी, हजारों करोड़ किसी पार्टी से लेगी, और वो पार्टी के पास कैसे पैसा आता है, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पार्टी की बात, उस पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। एक सत्ताधारी पार्टी अगर हजारों करोड़ रुपए जो है एक एजेंसी को दे रही है चुनावी रणनीति बनाने के लिए, तो भाई ऐसी क्या रणनीति है जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए, और लोकतंत्र को क्या ये एजेंसियां चला रही हैं? बोलिए सोफिया जी। अशोक जी, 2024 में भी हमने देखा इलेक्शन बॉन्ड और इलेक्शन चंदा के नाम पर भाजपा ने कितने चंदे उठाए हैं, उस पर भी मैं जवाब लेना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से। और दूसरी बात है कि देखिए, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्ट्रैटेजी क्या होती है। अरे बड़ी मुश्किल से तो वो स्ट्रैटेजी को भाजपा से ममता बनर्जी ने छुपाया, तो ऑन एयर मैं क्या ही बताऊं। स्ट्रैटेजीज होते हैं अपने अपने, जैसे भाजपा की स्ट्रैटेजी हिंदू मुसलमान को लड़वाना है, उसके बाद जो है इलेक्शन जीतना है, तो वैसे ही तृणमूल सरकार की अपनी अपनी रणनीति है। वो रणनीति तो मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर पूछ रहा हूं, क्या इस तरह की स्ट्रैटेजी लिखी होती है हिंदू, जैसे बीजेपी की मान लो स्ट्रैटेजी है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है, तो टीएमसी की स्ट्रैटेजी होगी कि कहां लोगों के ऊपर हमले करने हैं, वो लिस्ट होगी किन किन लोगों को मारना है जिससे लोग डर के मारे घर से बाहर, ऐसी स्ट्रैटेजी होती है क्या? एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे महिलाओं के लिए जो काम किया है ममता बनर्जी ने, पांचाली बोल के, अभी वो एक जितनी भी महिलाएं कर्मी हैं तृणमूल कांग्रेस महिला सेल से, वो सारे लोग जो है हर ग्राम में जाती हैं, जाकर सारे महिलाओं को जिनको स्कीमें जो है वो मिल रही हैं, लक्ष्मी भंडार है या कन्याश्री है या रूपोश्री है, जो बंगाल में रहते हैं वो जानते हैं सारी स्कीमें जो है वो कथनी वाली नहीं करनी वाली, इन रियलिटी जो मिल रहा है महिलाओं को, उन सारी चीजों को बताना। तो वैसे ही करके जो भी स्कीमें हैं या जो सारी चीजें हैं जो
हमारे वोटर्स हैं, ऑब्वियसली ठीक है। ऐसा नहीं है भाजपा के 0% वोटर्स हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के जो 80% वोटर्स हैं उनको सुरक्षित करना, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं फिर से मैं कह ठीक रही है, हूँ कि ऑन ठीक एयर है, में नहीं ठीक बता है, सकती। चलिए। तो बहुत सारे अपने अपने स्ट्रैटेजीज ओके, होते हैं, ओके। बहुत सारे खुफिया चीजें भी होती हैं, और ठीक है, डेफिनेटली, और ठीक ये है, हर ठीक है, पार्टी के लिए चलिए मैं होता है, तहसीन जी के पास ये जाना हर पार्टी चाहूंगा। के लिए अशोक जी होता है। 5 तो सेकंड का जवाब ओके, लेना। एक मिनट रुकिए विजय जी, रुकिए। मैं तहसीन जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन एक मेरा सिर्फ सोफिया जी ने एक बात कही, चंदे की बात उठाई, तो बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल उठाना चाहिए चंदे की बात। लेकिन सोफिया बीफ जी, कंपनी से हाँ, नहीं नहीं नहीं, अशोक बिल्कुल जी, बिल्कुल। वही बीफ जिसके लिए ये अरे लोग अरे बहुत सुनिए ज्यादा तो सही, मैं बोलते कुछ और रहते कह हैं रहा ना, हूँ, हिंदू मैं कुछ खतरे और में कह है। रहा हूँ सोफिया जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरे पास अभी डेटा नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि बीजेपी के अलावा देश में सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा मिला है वो टीएमसी को मिला है। मतलब एक छोटे से राज्य की, एक राज्य की पार्टी को, कांग्रेस की जहां ज्यादा सरकारें हैं, तो चंदे की बात तो आप ना करें, क्योंकि चंदे में आप लोग कांग्रेस से भी आगे हैं, देश की बाकी सभी पार्टियों से आगे, सिर्फ बीजेपी से थोड़ा पीछे रह गए। तो चंदा तो आपको भी बहुत मिलता है सोफिया जी, तो उसमें तो नहीं जाना चाहिए, जहां पर अपना नहीं, तो अपना खुद, यहाँ पर हम सुनिए ना, लोग तो ये जहां बखान पर, नहीं कर रहे हैं ना, जहां जिस हम डाल लोग पे तो बैठे हैं, डींग नहीं अरे हाँकते फिर सोफिया रहे जी, हैं कि जिस हम डाल लोगों ने पर पैसा बैठी ले लिया हैं, है। ये सोफिया चंदा जी, की जिस बात ये चंदे लोग की ना डाल करें तो पर आप अच्छा है। बैठी हैं, उस चंदे की डाल को मत काटिए, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, क्योंकि आप लोग भी चंदा पे चंदे की बात डाल हुई पर तब बैठे मैंने हैं। कहा कि चलिए चंदा तहसीन की पूना क्या वाला, बात करेंगे, तहसीन पूना चंदा तो वाला, लिया ना इन लोगों ने। भाई मैंने आज 2 कांग्रेस देखी हैं, तीसरी जी। कांग्रेस आपकी हो सकती है। नहीं। एक कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चुनाव के समय ईडी सक्रिय होती है, और एक हाँ। कांग्रेस वाले बंगाल में जो है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चोर को बचाने के लिए भागी है। तो भी पहले तो मैं समझना चाहता हूं कौन सी कांग्रेस सही कह रही है। दिल्ली वाली। हाँ, दिल्ली वाली। दिल्ली वाली। हाँ, 100%। नहीं, इसलिए आपकी क्योंकि कौन सी है बंगाल वाली, तीसरी वाली? क्योंकि आपकी तीसरी वाली बता दीजिए, दिल्ली वो वाली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ममता जी के खिलाफ हूं, लेकिन ईडी के ज्यादा खिलाफ हूं, तो इसमें मैं ममता जी का साथ देता हूं। अच्छा, इसमें आप हाँ। ममता जी का साथ और देते हैं। और बंगाल वाले शायद आजकल सुना है उनके बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। हाँ। ये आप भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग हो रही है हाँ, बंगाल बिल्कुल वालों ठीक है। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर आपको क्या लगता है? लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में, तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी एक प्राइवेट, और कई सवाल उठ रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आखिर क्या सरकारी फाइलें थी वो? भाई किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फाइलें हैं, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री भागे, डीजीपी को लेके भागे, ऐसा क्या है भाई? ऐसा उन फाइलों में क्या है सर? ये सवाल तो बड़ा लाजमी है ना। बिल्कुल लाजमी है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि मैं नहीं जानता उस फाइल रूम में क्या है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ स्ट्रैटेजी होगी, कैंडिडेट्स के नाम हो गए, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के नाम हो गए, ये सर्वे होगा कि कौन कैंडिडेट किसको टिकट देना चाहिए, और ये अगर भाजपा के हाथ में लग जाता तो फिर मुश्किल ये होती कि वो जो रिबेल कैंडिडेट्स हो जाएगी, जो कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिल रही पीछे, तो यहाँ पर दरार हो सकती है। मुझे शायद ये लगता है, मुझे ये नहीं पता उस फाइल में क्या था, लेकिन सवाल यह है कि ईडी का काम करना चाहिए, इसको बीडी यानी कि बजरंग दल बल के भाजपा का एक अंग नहीं बनना चाहिए। बड़े अच्छे आईपीएस आईआरएस अफसर, उनको याद रखना चाहिए कि सरकारें बदलती है, उनकी वफादारी देश के संविधान के साथ होनी चाहिए। ईडी ने पॉलिटिकल केसेस 2014 के बाद 193 किए, कॉन्विक्शन महज 2, 98% विपक्ष के लोगों पे केसेस, 98%। कांग्रेस के समय में भी ईडी के केसेस हुए 26, 50% कांग्रेस वालों पे, 50% विपक्ष पे, यहां पर 98%। अच्छा, ईडी ऐसा काम करती है, हिमंता बिस्वा शर्मा जी वहां पे वो उनको विटनेस बना दिया, अजीत पवार जी केस अभी तक चल नहीं रहा है, बंद नहीं हुआ है केस, तलवार है, केस बंद नहीं हुआ है। छगन भुजबल जी, यही ईडी जाते कोर्ट में कहती इनका फाइल घूम गया, ईडी प्रोफेशनल एजेंसी कहती है फाइल घूम गया। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि पैसे भी रिकवर होते, बिल्कुल सही, बंगाल में पैसे रिकवर हुए थे, बिल्कुल मैं इसको मानता हूं। पैसे तो उत्तर प्रदेश में भी रिकवर हुए थे, घर में छापा पड़ा था, भाजपा के समर्थक के घर में छापा पड़ा था, 300 करोड़ वहां भी निकला था, वो व्यक्ति जेल में नहीं गया। एक कर्नाटका के सिटिंग विधायक के घर में छापा पड़ा था, 8 करोड़ रुपए कैश निकले थे, वो व्यक्ति जेल में नहीं गया। वहां पे दलील दी गई कि हमने बिना परमिशन के छापा मारा, ये दलील दी गई और केस बंद हुआ। आते इस बिंदु पर ईडी ने कितने केसेस के पे में लेके, राजनीतिक छोड़ दीजिए, 6444, 3500 केसेस में विड्रॉ किया, यानी कि द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। कॉन्विक्शन रेट कितना है ईडी का? 3%, 1% से कम, हालांकि खुद ईडी कहती है 95%, तो उसके भी डिटेल में गया। 52 केसेस आउट ऑफ 56 केसेस में कॉन्विक्शन मिला, इनमें से ये सारे केसेस यूपी के पहले के थे, इनका कॉन्विक्शन रेट 2% से कम है, लेकिन प्रोसेस पनिशमेंट होता है क्योंकि ईडी के अंदर
आप तब तक गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते। तो आप 5-6 महीना जेल में जाते हो, आपको बेल नहीं मिलती है। तो ये जो ईडी कर रही है ये बहुत गलत कर रही है, ये बिल्कुल सरकार के अंग की तरह काम कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ये 2020 का भी केस था। देश को ये भी याद रखना चाहिए कि ईडी के खिलाफ जो है ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि ईडी कि ये कानून गलत है, ये जो है ड्रैकोनियन कानून है। लेकिन कोर्ट ने वो सारी चीजें जो है रद्द, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि जो लोग संविधान लेके जाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको इस मामलों में जो है कोई आपको जो है राहत नहीं मिली तो इसका मतलब संवैधानिक रूप से वो फैसला सही होगा। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, वो फैसला सही था, वो पिटीशन गलत था इसलिए क्योंकि आपको स्पेसिफिक केस पे जाना होगा। यू कैन नॉट गो, आप विजय शर्मा, ओके विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। तहसीन भाई में 5 सेकंड लूंगा। आपको मैं कुछ नाम याद दिलाता हूं। 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। कनी मोरी कौन थी? ए राजा कौन थे जो जेल गए थे? अब मुझे बताइए, लालू यादव जी को सजा किसके टाइम में हुई? ओम प्रकाश चौटाला किसके राज में उनको सजा हुई? शिबू सोरेन किसके राज में जेल में गए? जगन रेड्डी किसके राज में जेल में गए? तो आप मुझे बताइए, मायावती और मुलायम सिंह के खिलाफ सीबीआई की जांच किसके राज में हुई? तो आप मुझे बताओ, 2014 से पहले आपकी सरकार थी, तब भी आपके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, और अभी तो मैं और काफी सारे बता सकता हूं आपको। तो इतने सारे जो केस हैं, ये इससे समझ में आता है कि भ्रष्टाचारी कहां बैठे हुए हैं। और ये जांच एजेंसी के ऊपर ऐसे ही उंगली उठा देना बड़ा गलत है। आपको भी पता है कि जो ईडी कार्रवाई करती है वो किन केसों में करती है और वो कितने पावरफुल लोग होते हैं। एक एक एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आप लॉयर हो इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक एक एप्लीकेशन उसको डिसाइड होने में 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। और किस तरह से दाव पेश होते हैं, कितने बड़े बड़े वकीलों को पेश किया जाता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। शायद हो सकता है आम लोग ना जानते हो, लेकिन आपको और मेरे को अच्छे से पता है इस बात में। तो इस अपनी संवैधानिक संस्था को इस देश की अदालतों में, हाँ, इस देश की अदालतों में जब कोई मामला जाता है तो उसमें कितनी लंबी लड़ाई होती है। भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव के खिलाफ ही कौन से साल में केस हुआ, कब हुई? तो ये कहना कि 2014 के बाद सारे फर्जी हैं क्योंकि 2014 कन्विक्शन रेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा ना। कन्विक्शन रेट तो हो सकता है, पर हाँ शशांक आ रहा हूँ, 1 मिनट, शशांक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। शशांक को लेकर फिर प्रकाश जी आपके पास आता हूँ, बोलिए। अच्छा बोलिए शशांक जी, बोलिए। नमस्कार अशोक जी और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अशोक जी देखिए, समझना पड़ेगा कि ईडी कैसे काम करती है। ईडी पीएमएलए के अंदर काम करती है और सीबीआई से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जहां पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इलीगल तरीके से होता है वहां पे ईडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर ईडी के किसी भी चीज से अगर आपको समस्या है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ वो आज तक नहीं हुआ था, जो कह भी रहे थे आप। जहां तक कन्विक्शन रेट्स की बात है, जो अभी तहसीन भाई कह रहे थे, तो मैं डिसएग्री करता हूं। पार्लियामेंट में सबमिटेड रिपोर्ट है कि पिछले 11 साल में जो ईडी ने जो पैसा अपने पास जनरेट किया है ये पकड़ के लोगों को, वो 34,000 करोड़ रुपए है। दूसरी बात, जो कन्विक्शन रेट है पिछले 11 साल में, जो मेरिट पे जो बहस हुआ है, वो 94.64% है, ऑलमोस्ट 95% कन्विक्शन है। तो ये समझना पड़ेगा कि और ऐसा नहीं सिर्फ कन्विक्शन है, एक्विटल भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय में अलग अलग जजमेंट देता है जिसमें कि बेल निश्चित होती है या प्रॉपर क्रियाक्रम निश्चित होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ईडी का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है। आप समझिए कि ये देश जब जीडीपी वाइज बड़ा हो रहा है, इकोनॉमिकली वाइज बड़ा हो रहा है, तो इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकने के लिए या फिनेंशियल इस तरीके को रोकने के लिए जो पीएमएलए हो गया या फेमा एक्ट हो गया, उनको लाया गया है स्पेशली, और इसीलिए वो ट्रांजेक्शनल काम करता है। एक और बात, बार बार ये बात होती है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स में इंटरफेयर कर सकती है, ये भी एक क्वेश्चन है। समझिए, कि हमारे गोपनीय दस्तावेज आप ले जा रहे हैं और वो प्राइवेट संस्था भी पहुंची आईपैक, जो कह रही है कि हमको हमारे को प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसे केस में हाईकोर्ट में आज सुनवाई ना हो पाना, क्योंकि उपद्रव की स्थिति वहां क्रिएट होना,
दर्शाता है कि किस तरीके से जुडिशरी पे एक अटैक होने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु में हमने पास्ट में देखा कि किस तरीके से एक जज ने एक ऑर्डर दिया और ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड तृणमूल पहुंच गए और इंपीचमेंट मोशन प्रपोज कर दिया। आज हम वही बंगाल में देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज काम नहीं करने दे रही है जुडिशरी को भी। पास्ट में हमने ये भी देखा कि जब बंगाल में दंगा हुआ था, और क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस को रिक्यूज करना पड़ गया अनफॉर्चुनेटली जब वो केसेस चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपके अपने पॉलिटिकल दुश्मनी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जुडिशरी है, हाई कोर्ट जैसा सामान है, उनको आप काम करने दीजिए। उनको तो काम। एक मिनट छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, फिर मैं तहसीन और प्रकाश चंडालिया आपके पास आता हूं। देखिए सही बात है कि जो कोर्ट में हुआ वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब अगर कोर्ट के अंदर इस तरह के हंगामा होगा, और ये नहीं देखना भूलना चाहिए कि ये कोलकाता हाई कोर्ट है जिसने कई मामलों में इंसाफ करा है, क्योंकि वहां पर लोगों की शिकायतें हैं कि पुलिस में सुनवाई नहीं होती, पुलिस जो है उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। तो ऐसे कई मामलों में जो है कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर कोलकाता हाई कोर्ट में भी हंगामा होगा, वहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा और वहाँ इस तरह से मामले को टाल दिया जाएगा, इस तरह का प्रेशर बनाया जाएगा, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? और ये वही लोग हैं जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते। एक छोटा सा ब्रेक, आ रहा हूँ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई, ममता क्यों घबराई। ये आरोप लग रहे हैं कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक निजी कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा, लेकिन ममता बनर्जी को जैसी खबर लगी कि छापा पड़ रहा उस निजी कंपनी पर, वो दौड़ कर गई, अपने डीजीपी के साथ गई और वहां से एक हरे रंग की फाइल उठाकर जो है वो निकल गई। अब इस हरे रंग की फाइल में क्या, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इसमें जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं, उसके सबूत हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी है जिसको बीजेपी चुराना चाहती है। बहरहाल इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। विजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सोफिया खान जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, शशांक शेखर झा वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रकाश चंडालिया जो हैं वो वहाँ के पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। मैं प्रकाश चंडालिया आपके पास आता हूँ। पहले प्रकाश चंडालिया, हो क्या रहा है बंगाल में? जो कुछ हमने देखा, क्या मतलब अचरज होता है, हैरानी होती है क्या?
अशोक जी, आपने पूछा बंगाल में हो क्या रहा है। बंगाल दरअसल सौभाग्यशाली बंगाल अपने दुर्दिनों से गुजर रहा है। ईडी ने जो कुछ किया है, अगर सामान्य रूप से ये ईडी की जांच होती, पड़ताल होती, तो ये एक आध दिन ये खबर मीडिया में रहती और उसके बाद नॉर्मल जैसा होता वैसा हो जाता। ये सारा बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति ईडी की जांच में, पड़ताल में दखल दे रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने दखल दी है, इसके बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ईडी के अपने बयान हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने बयान हो सकते हैं और ममता बनर्जी के अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई इस बात की है कि जिस आईपैक पर जांच पड़ताल का ये मामला चल रहा है, इसके साथ में गोवा में जब चुनाव हुए थे, उसमें ये टीएमसी की तरफ से वहां पर तैनात थी और वहां पे करोड़ों रुपए के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के माध्यम से अवैध कोयले की तस्करी की गई है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है और उसी की फाइलें वहां पर हो सकती थी, इसके लिए ईडी ने वहां पर जांच की होगी। अब ममता बनर्जी कह रही है चुनावी स्ट्रेटेजी, सोफिया जी उनकी प्रतिनिधि बैठी हैं, वो भी उसकी कह रही है कि चुनावी स्ट्रेटेजी वगैरह की बात उठा रही है। मैं एक कागज दिखा रहा हूं, अगर आप इसको जूम करके दिखा दें, ये फाइल का वो पहला पन्ना है जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और आप इसमें देख सकते हैं एक शब्द इसमें स्पष्ट आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है क्लाइंट स्टेटमेंट। क्लाइंट स्टेटमेंट कोई चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं वो कैंडिडेट का स्टेटमेंट हो सकता है। क्लाइंट स्टेटमेंट का मतलब है कहीं कुछ है और इसके ऊपर किसी कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी दर्ज है, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब इस घटना की खासियत एक बात है, और ममता बनर्जी, इसके पहले भी ईडी की बहुत सारी छापेमारियां हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसके पहले 2 बार गई हैं। एक बार राजीव कुमार जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, उनके टाइम भी गई, तभी बखेड़ा हुआ। एक बार इनके मेयर थे फिरहाद हकीम, उनके साथ जब हुआ तब भी हुआ। लेकिन इस घटना का कारण यह है, इस कोयला तस्करी में ममता बनर्जी के भतीजे और उनके सांसद अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पत्नी से भी पूछताछ हुई है, उनका नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। और इस घोटाले का एक मुख्य आसामी विनय मिश्रा, जो अब तक फरार है, पकड़ा नहीं जा सका है, ये बहुत बड़ा मामला है। अब प्रश्न ये उठता है, जो बार बार लोग उठा रहे हैं, कि चुनाव के समय ही पर यह पड़ताल क्यों हो रही है। चुनाव के समय की पड़ताल नहीं है। ईडी को या कोई भी जांच एजेंसी, चाहे बंगाल की पुलिस क्यों ना हो या सीआईडी ही क्यों ना हो, ममता बनर्जी की पुलिस क्यों ना हो, वे कभी अपनी जांच को बढ़ाती हैं जब उनको कोई सूत्र मिलता है। बिना सूत्र के वे नहीं होती। आप जानते हैं कि कई बार 10-10 साल पुराने मामले में 10 वर्षों के बाद में भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की खबरें आती हैं। तो जब सूत्र मिलता है तब आदमी काम होता है। अब ये ममता बनर्जी के भतीजे का इस केस के साथ में जुड़ाव है, वो इस केस में फंसे हुए हैं, उनसे पूछताछ पहले भी हुई है। अब चुनाव की बात है, चुनाव का समय है, तो ममता बनर्जी ने कल जो बयान दिया अशोक जी, वो सबसे पहला बयान ये था कि मैं वहां पर इसलिए गई कि मैंने प्रतीक जैन को फोन किया, प्रतीक जैन ने फोन नहीं उठाया तो मैं पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और सोफिया जी शायद बता सकती हैं कि ममता बनर्जी जब अपने किसी पार्टी के नेता को इसके पहले भी फोन करती होंगी और फोन करने पर वो जब नहीं मिलता होगा तो शायद उनसे मिलने वो उनके घर चली जाती होंगी। नहीं, और वो भी डीजीपी को साथ लेकर, वो भी मतलब वो भी डीजीपी को साथ लेकर, ये बढ़िया स्टाइल है, को साथ लेकर के ये बढ़िया। आ रहा हूं सोफिया जी, आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। ये मतलब आपने अशोक जी अपनी भूमिका में एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि ईडी ने उनको कागजात ले जाने से रोका क्यों नहीं। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नर के साथ गए हैं, मैं तो कहूंगा कि ईडी वालों ने अपनी मैच्योरिटी का परिचय दिया। ममता बनर्जी ने भले नादानी की होगी, जबरदस्ती की होगी, ईडी के अधिकारियों ने ऐसी अप्रत्याशित घटना की कभी कल्पना नहीं की होगी। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने साथ में पूरे लाव लश्कर के साथ में पुलिस कमिश्नर के साथ में जाता है, फाइलें उठाकर ले आता है। और दूसरी बात, ये तो कलकत्ता की घटना है और वहां से 15 किलोमीटर दूर जहां पर आईपैक का दफ्तर है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 गोदरेज वाटर पार्क के पास में, वहां जाने के बाद में जब एक प्राइवेट गाड़ी में, जो टीएमसी की मालिकाने वाली गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर में जो कागजात और फाइल भरे होते हैं, इसको जवाब देना चाहिए कि अगर वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की और चुनाव की स्ट्रेटेजी के कागजात ममता बनर्जी ले गई तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल कहां से आ गई? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सरकार की फाइल वहां कैसे जाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सवाल यही पूछा जा रहा है कि भाई बंगाल सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की फाइलें जो हैं एक निजी कंपनी के दफ्तर में क्यों थी? क्या वो निजी कंपनी जो है वो वहां सरकार चलाने में उसकी कोई भूमिका है? क्या वहां वो निजी कंपनी, ये भी आरोप लग रहे हैं, वो निजी कंपनी जो है वहां ब्यूरोक्रेट्स को, देखिए अगर वहां पर जो प्रकाश जी बता रहे हैं, अगर लिखा होता तृणमूल कांग्रेस फाइल पर कि भाई तृणमूल कांग्रेस की एक फाइल है, ठीक है, तो समझ में आता है कि भाई पार्टी की फाइल है। लेकिन बंगाल सरकार की फाइलें हैं सोफिया जी, ये बंगाल सरकार की फाइलें एक निजी कंपनी के दफ्तर में क्या कर रही है भाई?
एक लाइन की अगर मुझे इजाजत दे अशोक जी। नहीं रुक जाइए, एक मिनट उनकी बात हो जाए फिर दोबारा आप सुन लीजिए, जरा पहले सुन लीजिए। विजय जी ने जो सवाल उठाए हैं, इन्होंने कहा कि मैं इनको एक लाइन, अभी इन्होंने एक पेपर दिखाया उन्होंने कहा कि जूम करके दिखाइए, तो मैं भी जरा दिखाना चाहूंगी। ईडी रेड इन बंगाल, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। ईडी रेड ऑन बीजेपी लीडर्स, एक भी लीडर का नाम नहीं आया। इसका मतलब है कि पूरे केंद्र में जितने भी भाजपा के लीडर्स हैं सारे जो है दूध के धुले हुए हैं। यहाँ अभी पूनावाले जी ने बताया, तहसीन भाई ने बताया कि जितने सारे नाम थे वो विड्रॉ हो गए और फलाना ठक्का जो भी है, केसेस शायद छुटपुट होते भी होंगे तो वो विड्रॉ हो जाते होंगे। सबसे बड़ा केस का एक और केस का उदाहरण मैं जनता को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके ऊपर भी ईडी का तलवार लटकता था। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में चले गए और अब वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता भी हैं, हमारे ऑपोजिशन के लीडर है बंगाल के, शायद आने वाले उनके स्वप्न के हिसाब से वो आने वाले सीएम हैं शायद बंगाल के, तो उनके ऊपर अब सारे ईडी के केसेस बंद हो गए, सारे आप देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं है, किसी यूट्यूब में नहीं है, किसी सब जगह से उठा लिया गया कि वो किसी भी तरीके से ईडी के रडार में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पारदर्शिता बताती है भाजपा की कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही ईडी के रेड्स करवाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 6 साल पहले का केस है कोयला तस्करी का, तो 6 साल पहले में ये 2021 में भी आईपैक ने हमारे लिए काम किया था, टीएमसी के लिए काम किया था। उस वक्त 2020 के केस था, तो 2021 या उसके बाद क्यों नहीं किया गया? ठीक है, एक लाइन प्रकाश जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक मिनट अशोक जी 30 सेकंड दीजिए। अच्छा बोलिए 30 सेकंड। इन्होंने जो जिस पेपर की बात की, जो अभी ये जूम करके दिखा रहे थे, वो कह रहे वायरल हो रहा है। वायरल तो बहुत कुछ होता है भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीजों में, व्हाट्सएप में बहुत कुछ वायरल होता है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी लिखा है मैडम, वो कागज की पुष्टि की गई है। जब ममता बनर्जी ने चुरा ही लिया, हटा ही लिया, तो वो कागज की फोटो थी किसने? आपके पास वो फोटो आया कैसे? ममता बनर्जी ने तो सारे कागज को छुपा लिए। ये फिर सोशल मीडिया में कागज देने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल भी तो है, उसके बारे में भी बता दीजिए ना। बताइए सोशल मीडिया में ये पेपर अच्छा सुनिए एक बात सुनिए, एक करके मैं पहले तो सबसे बड़ी जानकारी दे दूं। इस वक्त जो ताजा जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो है ईडी फाइल कर रही है मामला, कल शायद इसकी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि वहां पर अगर बंगाल में कहे तो बंगाल में हंगामा हुआ, और जब लग रहा था कि वहां पर कोर्ट में जिस तरह की चीजें जो आज क्रिएट की गई, उससे वहां पर शायद अगली सुनवाई में भी कुछ ऐसा हो, तो इसीलिए जो है फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए मैं सोफिया जी आपकी बातों से, सारी बातों से 80-90% इस बात से सहमत होते हुए कि सारी रेड, सारे जो वो है वो ये इनके विपक्ष के क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ आती है। एक मिनट शशांक जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई बड़े सारे मामले ऐसे होते हैं, अगर आपको लगता है कि बीजेपी में गड़बड़ हुई है, कुछ हुई है, तो पहली बात तो ये बचाव का रास्ता नहीं हो सकता कि भाई उनके चोरी है, उनके यहाँ चोर है, उसको तो नहीं पकड़ रहे, मेरे चोर को क्यों पकड़ रहे हो? ये तो कोई बचाव का रास्ता नहीं है कि मेरे चोर को क्यों पकड़ रहे हो। अगर उनके यहाँ चोर है तो फिर आपका चोर छोड़ देना चाहिए क्या? एक बात। दूसरी बात, एक बात रुकिए, एक मिनट, एक बात नहीं सुनिए, एक बात, अगर आपको लगता है कि वहां पर फलाना नेता चोर है और वहां शुभेंदु अधिकारी हो या फलाना ढिमकाना नेता हो जिनके खिलाफ, क्योंकि इनकी सरकार में बीजेपी में जाने का, तो मैं फिर कहता हूं भाई, मैं फिर कहता हूं, जो संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हो, वो संविधान की लाल किताब आपको कहती है कि आप देश की सर्वोच्च अदालत में चले जाइए, लेकिन सर्वोच्च अदालत में नहीं जाते। मैं पिछले 3 दिन से जो डिबेट कर रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष जो है डिबेट में बैठकर बड़े सारे तर्क कुतर्क करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसका कोई तर्क नहीं चलता। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। और विपक्ष के नेता डिबेट में बैठकर वो कहते हैं इसमें ये सबूत है, वो सबूत है, फलाना है, ढिमकाना है, ये कर दिया, वो कर दिया, और उनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका नीलबटा सन्नाटा क्यों हो जाता है? मैं बार बार पूछता हूं, आखिर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोगों के खिलाफ मामले जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके तमाम चीजें ठुकराई जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के पास गड़बड़ होगी ना। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। शशांक रुकिए, एक एक करके शशांक, फिर उसके बाद मैं तहसीन आ रहा हूं शशांक के बाद। अशोक जी देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि इस केस में, किसी भी केस में ईडी अपने आप छापा नहीं मार सकती है, ना ही अपने आप एफआईआर कर सकती है। अगर कोई और एफआईआर है जिसमें कि पीएमएलए या फेमा टाइप का कोई एक्ट है,
तभी ईडी उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ये जो मामला है वो 2020 का है। दूसरी बात, इसमें ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस या बंगाल गवर्नमेंट ये इन्वॉल्व नहीं है एज अ पार्टी। ये एक आईपैक संस्था है जिसका कोल घोटालों से संबंध है और उसको लेके छापा पड़ा था। तीसरी बात, अगर गवर्नमेंट को दिक्कत है, बंगाल गवर्नमेंट को दिक्कत थी, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकते थे। चौथी बात, जो आपने पूछा कि क्यों नहीं जाते, ऐसा नहीं गए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन्वोक किया था आर्टिकल 131 के अंदर, ममता गवर्नमेंट ने, बंगाल गवर्नमेंट ने, और वहां कहा गया था कि अगर ऐसे मामले जिसमें इस तरीके का होता है उसमें इन्वॉल्व हो सकती है ईडी। मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चलने देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। कल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो मुझे लगता है एक एंगल ये भी देखना चाहिए कि क्या ये देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इतनी तनातनी है कि फेडरलिज्म की भावना को हम भूल रहे हैं, क्या कोर्ट को हम कार्य नहीं करने देंगे, क्या एजेंसीज को हम काम करने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ को रोकने की कोशिश की गई, ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर करने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला भी गया था। तो इस तरीके की जो भावना हो रही है वो गलत हो रही है। मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाने की अथॉरिटी सबके पास है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं अशोक जी, इवन हाई कोर्ट भी वही पावर रखता है 226 आर्टिकल के अंदर में। तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और जब मामला हाई कोर्ट जाता है तो वहां पे इस तरीके का एक व्यवहार करना कि कोर्ट में जज उठ के चले जाए, ये अपने आप में माखौल है। और सोचिए ये अगर हाई कोर्ट का हिसाब किताब है तो सोचिए कि ट्रायल कोर्ट में क्या होता होगा। कुछ दिन पहले की बात अशोक जी, जब आरजी का रेप का मामला था, वहां पे तो नहीं देखा हमने ममता बनर्जी उठ के गई हो और रेप विक्टिम से मिली हो उस तरीके से। तो यहाँ पे एक प्राइवेट एजेंसीज के पास पहुंच जाना इस तरीके से। और इसमें एक छोटी सी बात और, मैं तो आज देख रहा था कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी जी का बयान, वो कह रहे थे कि पास्ट में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो यही आईपैक संस्था तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ मिलके वहां दंगे भड़का रही थी। तो मेरा मानना है कि मतलब बहुत ज्यादा गोलमेल है, बट ओवरऑल कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर आपको किसी से भी दिक्कत है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा सकते हैं। ओके तहसीन। शशांक बहुत ही अच्छे लॉयर है, और मैं कभी भी अगर तकलीफ में होगा मैं उम्मीद करूंगा शशांक मुझे बचाए। लेकिन क्या आईपैक दंगे कर रही थी इसके लिए ईडी की रेड हुई? ये तो सत्यता नहीं है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस है ही नहीं। दूसरी बात, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? मैं वही कह रहा हूं, द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज तक मनी ट्रेल नहीं आया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं आया, हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं आया, संजय राउत में उनको पसंद नहीं करता उनके खिलाफ नहीं आया, पर प्रोसेस पनिशमेंट होता। आप 1-1 साल जेल में रहते, इसलिए क्योंकि ईडी के केसेस में, पीएमएल में आप पहले दोषी पाए जाते और आपको खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। स्टेट को काम नहीं करना पड़ता आपको दोषी साबित करने के लिए, बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज हो जाता है। और बेल के मामले में फैक्ट्स ऑफ द केस आते नहीं है, तो एजेंसी को सिर्फ आके बोलना है कि एक नया मनी ट्रेल मिला है, उसको का जस्टिफिकेशन नहीं देना है। हमने तो ये भी देखा ईडी में, शशांक जानते होंगे, एक मेरे मित्र है दिल्ली के, उनको बुलाया गया ईडी में एक केस में, उनको अरेस्ट किया गया दूसरे केस में, क्योंकि उसने एक केस में एंटिसिपेटरी बिल किया। ये ईडी का काम है, ये आप जानते हो। हमने ये भी देखा है कि ईडी ने कहा है कि हमारे पास मनी ट्रेल है, उसके बाद मनी ट्रेल नहीं निकला। कितने सारे ऐसे केसेस के अंदर हुआ है। 6400 पीएमएलए केसेस में से 3500 केस विड्रॉ किए ईडी ने, ये मोर देन 50% विड्रॉ किया, लेकिन प्रोसेस पनिशमेंट बनता है। ये भी देखा एक पॉलिटिकल केस में, एक मनी लॉन्ड्रर ईडी ने उसको कहा मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ईडी ने उसको पहले अक्यूज बनाया, अक्यूज से विटनेस बनाया, फिर उसी अक्यूज का स्टेटमेंट लिया एक दूसरे केस में एक सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ, और उसके स्टेटमेंट के अंदर उसको जेल में डाला, और वो अक्यूज ने बीजेपी को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। ये क्या एथिकल है? फिर सवाल आता सुप्रीम कोर्ट क्यों स्टेप डाउन नहीं करती? अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सितंबर में ईडी को कहा, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, डोंट एक्ट लाइक क्रुक्स। अगस्त 2025 में कहा आप फेडरल स्ट्रक्चर को ना, वो ऐसे हर केस में अलग अलग तरह की टिप्पणियां हो सकती हैं, और हर केस को, एक मिनट, हर केस को हमको केस टू केस देखना चाहिए। बहुत सारी जगह हो सकता है ईडी ने गड़बड़ी की हो, ईडी ने जल्दबाजी की हो, ईडी ने बिना, ऐसे केस टू केस हो सकता है तहसीन। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि केस, सवाल ये है कि अगर किसी केस टू केस में अगर कुछ केसेस में गड़बड़ हो गई तो क्या हम एक संवैधानिक संस्था को काम नहीं करने देंगे? हम उस संस्था के खिलाफ डीजीपी लेकर चले जाएंगे, हम उस संस्था को लेकर इस तरह से। मेरा मूल सवाल यह है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में कानून का राज है, कानून के तरीके से चलिए ना। अगर आपको संवैधानिक संस्थाओं से भी लड़ना है तो आप कैसे लड़ेंगे? ईरान की तरह नहीं लड़ेंगे, बांग्लादेश की तरह। आप संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, आप डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे, आप डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से ईडी के खिलाफ लड़िए।
आपको कोर्ट में लग रहा है कोई जज जो है आपको कर रहा है, तो आप उसके लिए संवैधानिक तरीका है, हर चीज के लिए संवैधानिक तरीका है। सड़क पर आकर फाइल उठाकर भागना डीजीपी को लेकर, ये इस देश में नहीं हो सकता। ये देश ऐसे नहीं चल सकता, मेरा सिर्फ ये कहना है। आई एग्री विथ यू। फिर आप ये कौन सा संवैधानिक तरीका है कि यही ईडी कहती है छगन भुजबल की फाइल घूम गई? ये ईडी प्रोफेशनल एजेंसी है जिस फाइल से मैं वही कह रहा हूं, मैं फिर से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने छगन भुजबल के केस में कहा, बहुत अच्छी बात की। मैं फिर कह रहा हूं, इन सब चीजों को लेकर आप जाइए ना कोर्ट में, जाइए कहिए कि ईडी गड़बड़ कर रही है। आप लोग क्यों भाई सुनवाई कहां होगी? अगर छगन भुजबल के खिलाफ कुछ गड़बड़ कर रही है ईडी, उनके केस में ढिलाई कर रही है, तो सुनवाई कहां होगी? सड़क पर नहीं होगी सर जी। ये सुनवाई भी जो है वो संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, उसी संविधान के तहत होगी जो संविधान राहुल गांधी लेके घूमते हैं। आई एग्री। फिर अगर मैं ईडी के ऑफिसर्स को अरेस्ट करूं जैसे केरला में किया था, फिर आप क्यों कहते हो मैं असंवैधानिक हूं? फिर मैं भी अरेस्ट करूंगा। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ोगे तो मैं अरेस्ट करूंगा। फिर आप कहोगे कि स्टे डाउन हो गया। फिर हम क्या अमेरिका की तरह जा रहे हैं, आइस और उनके स्टेट पुलिस की तरह? नहीं, वो जब ईडी के ऑफिसर को अरेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगले दिन सीआरपीएफ को भेज के उसको अरेस्ट से निकाल नहीं ली, वो कोर्ट गई। मेरा यही मानना है कि आपके पास रेमेडीज हैं। अगर कोई गलत कार्य करता है तो संविधान के दायरे में आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो आई एम सेइंग सेना आप भेज दोगे। और आज बंगाल गवर्नमेंट गई ना हाई कोर्ट, तो पहले भी तो जा सकती थी। और बंगाल गवर्नमेंट को जाने की जरूरत नहीं है जब प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है। इसलिए नहीं जा सकती थी। उसके बाद प्रकाश जी और सोफिया जी और विवेक जी के पास। हाँ बोलिए। नहीं, छोटा सा ब्रेक लेना, आपकी आवाज भी रुक गई। रुकिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और जल्दी से चलते हैं। सोफिया खान जी, जल्दी से, फिर 30 सेकंड आपकी बात, फिर मैं प्रकाश जी और बाकी उस पर 30 सेकंड, समय कम है जी। सोफिया जी, देखिए बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि देखिए अभी 1 दिन पहले, इस रेड से 1 दिन पहले अभिषेक बनर्जी जब बंगाल के एक गांव इतिहार में जाते हैं तो वहां पर सैकड़ों लोगों की, मतलब जिसकी गिनती नहीं कर पाएंगे,
उतनी भीड़ जो है ये देखकर बौखला गए और इनको लगा कि एसआईआर करने के बाद इन्होंने जीत लिया है बंगाल को। लेकिन जब जमीनी तौर पर इन्हें लगा कि इनकी जमीन खिसक रही है, तब इनको ये बौखलाहट में जो है इनको 6 साल पुराना एक केस याद आया कि आईपैक के पास भेज दो, शायद लगे हाथ कुछ इनके हाथ हत्ते लग जाए, जिसके वजह से ये लोग बंगाल में शायद कुछ हद तक पांव जमा सके। लेकिन अगर बंगाल में इन्होंने इतना गिराया ना कि ये नोट लेते हुए और भ्रष्टाचार करते हुए नेता पकड़े गए, समय इतना ही प्रकाश चंद्रालिया 30 सेकंड भाई, बीजेपी ऐसा लग रहा है बौखलाई हुई। अशोक जी, एक लेटेस्ट अपडेट ये देता चलूं कि कल आईपैक ने ईडी की जांच के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद में प्रतीक जैन के परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और अभी एकदम लेटेस्ट अपडेट ये है कि आईपैक ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और ईडी को जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में भी सहयोग करते रहेंगे। खैर ये लेटेस्ट अपडेट है। और मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो केंद्रीय जांच एजेंसियों को, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, एनएचआरसी हो, कुछ भी हो, बंद कर भाई प्लीज, ऐसे अंत में चिल्ला चिल्ली नहीं, सबको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। हाँ, सारे केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने का काम केवल और केवल पश्चिम बंगाल सरकार का है, और पश्चिम बंगाल के इस मुख्यमंत्री की सरकार को और उनके कारनामों को जनता बेनकाब करके मानेगी, इस बात की कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। विजय शर्मा जी, देखिए अशोक जी, 2-3 बातें हैं, छोटी छोटी मैं बात रखूंगा। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनको बचाने के ममता दीदी आई थी, सड़कों पे उतर गई थी, अरे चोर मचाए शोर। भाई आप ये बताओ कि आपका अगर कोई रणनीति कोई चीज रखी हुई है तो आपका कौन सा कार्यालय था? वो ना ममता दीदी का घर था, ना कार्यालय था, ना टीएमसी का कार्यालय था, वो था क्या? एक प्रतीक जैन है उसका था, उसको वो कोई संवैधानिक उस पर नहीं। दूसरा, अभी सोफिया जी बड़ी अंदाज में कह रही थी, देखिए इलेक्शन के टाइम पे ये सब कुछ होता है। आप मुझे बताइए, केजरीवाल का जो स्कैम था ये लीकर का, इसको 9 समन दिए गए थे और बार बार बहाना, आज राजस्थान के चुनाव है, आज मैं आ नहीं सकता हूँ, आज पंजाब में ये है, और बाद में जब चुनाव दिल्ली का आए तो विक्टिम कार्ड खेला। देखो जी, चुनाव के दौरान मुझे बुलाया गया। अरे आपको तो 9 महीने पहले से दिए जा रहे थे। चलिए, मेरे ख्याल से शशांक के पास कुछ लेटेस्ट है। शशांक कुछ 30 सेकंड शशांक। देखिए, बीजेपी के ये एक अच्छी खासियत है कि वो लीगल प्रोविजंस लेते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने बार बार कोल स्कैम वाले इस पूरे केस में शुवेंदु अधिकारी को टारगेट किया है। तो शुवेंदु अधिकारी ने फाइनली एक लीगल नोटिस भेजा है ममता बनर्जी जी को और कहा है कि 72 घंटे माफी मांगे, नहीं तो डिफेमेशन का केस किया जाएगा। सभी पार्टी दुखी है एक दूसरे से। मेरा मानना है कि लीगल रेमेडीज है वो लीजिए और जंगल राज मत क्रिएट। तहसीन लीगल रेमेडी से आपको चलना पड़ेगा ना। ईडी अभी वेस्ट बंगाल, कुछ दिन बाद तमिलनाडु में एक्टिव होगी, अगले साल उत्तर प्रदेश में एक्टिव होगी, फिर उसके बाद फिर पंजाब में एक्टिव होगी। जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां भाजपा हारती है, ईडी को आगे करती है। सर फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, आप बिहार में चुनाव हो गए ना, लेकिन वहां पर आज फ्रेमवर्क हो, आज आरोप तय हो गए ना। दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर आया था। कोई भी चीज एक समय से चलती है और अदालतों में कैसे प्रक्रिया चलती है सबको मालूम है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कम से कम संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम कर देने चाहिए, खासकर उन पार्टियों को जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमती हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।